Vimal presents Cyber War, her screen crime scene streaming free on Voot. Download the app now. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजे बाजे के साथ अग्निपथ योजना का ऐलान करते हुए कहा था कि देश का युवा सेना का बहुत सम्मान करता है और अग्निपथ योजना के तहत देश के युवाओं को सेना में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन बीते 2 दिनों से आ रही तस्वीरें यही बता रही हैं कि युवा सेना में तो शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अग्निपथ के मार्फत नहीं, वो पुराने तरीके से भर्ती दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। आज की लल्लन टॉप शो में हम अग्निपथ को लेकर युवाओं के प्रश्नों को जगह देंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि क्या इस योजना पर उठाए जा रहे हर प्रश्न में दम है या फिर कुछ कोरी लफ्फाजी है। शुरुआत की जाएगी दिन के वीडियो से। आगे गाड़ी का ये वीडियो बिहार के छपरा रेलवे खंड के अंतर्गत आने वाले गोपालगंज जिले का है, जहां सेना में भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में युवा प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी सिद्धवलिया स्टेशन के अंदर घुसे। देखते ही देखते गोरखपुर से पाटलिपुत्र जाने वाली गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद स्टेशन पर भगदड़ मच गई। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। गनीमत बस यही रही कि इसमें किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि प्रदर्शनकारी छात्रों के उग्र रूप को देखते हुए यात्रियों ने पहले ही ट्रेन खाली कर दी थी। अग्निपथ योजना सरकार ने क्रांतिकारी कदम के तौर पर इसे पेश किया। योजना का पथ जब तक तैयार होता, भर्ती निकलती, उससे पहले योजना की अग्नि सड़कों और रेल की पटरियों पर नजर आने लगी। लगातार दूसरे दिन देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ। आज वाला प्रदर्शन कल से ज्यादा जगहों पर हुआ और ज्यादा उग्र था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड, सबसे ज्यादा आक्रोश बिहार में नजर आया। सिर्फ छपरा ही नहीं, कैमूर जिले के भभुआ रोड स्टेशन पर भी खड़ी ट्रेन की एक बोगी में आग लगा दी गई। छात्रों ने यहां पहले रेलवे ट्रैक को जाम किया था। छात्रों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, आवेश बढ़ता गया। इंटरसिटी ट्रेन जो भभुआ रोड से पटना को जाती है, उस पर छात्रों ने अपना गुस्सा उतार दिया। यहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज कर जब छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की तो पथराव हुआ, जिसमें पुलिस वाले घायल हो गए। एक एसआई के सर पर पत्थर लगा। पूर्वी चंपारण जिले में तो यात्रियों से भरी ट्रेन के एसी कोच पर पथराव किया गया। कई कोचेस के शीशे फूट गए। घंटों रेल मार्ग बाधित हुआ। इसके अलावा बक्सर, आरा, बेगूसराय, भागलपुर, जहानाबाद और सीवान में भी ट्रेनों को रोककर उग्र प्रदर्शन हुए। एक बार से ये तस्वीरें देखिए। अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं। इस तरह के प्रदर्शन से पूरे बिहार में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। नवादा जिले में प्रदर्शनकारियों ने जिला भाजपा के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। टायर जलाकर दफ्तर के अंदर फेंक दिया, जिससे पूरे ऑफिस में आग लग गई। सबसे पहले प्रजातंत्र चौक को जाम किया, फिर नवादा रेलवे स्टेशन पर भी हंगामा हुआ। मालगोदाम रेलवे क्रॉसिंग के पास जाम भी लगाया गया। जब पुलिस ने वहां से खदेड़ा तो प्रदर्शनकारी बीजेपी के दफ्तर पहुंचे। बीजेपी विधायक अरुणा देवी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। सुनिए। अचानक गाड़ी घुसा, झंडा और बोर्ड कबाड़ के फेंक दिया। उसके बाद अचानक ईंटा पत्थर सब चलाने लगा और पूरा जो है गाड़ी के शीशा तोड़ दिया, बोली छोड़ दिया। क्या लगता है कि आपको बीजेपी देख के इस तरह से हमला किया गया आप पे? बीजेपी का अच्छी झंडा देखे तो उसको चिढ़ बढ़ा। बीजेपी विधायक अरुणा देवी के मुताबिक प्रदर्शनकारी बीजेपी का झंडा देखकर आग बबूला हो गए। जिस तरह का उग्र प्रदर्शन बिहार में हुआ, उसे देखते हुए रेलवे ने बिहार जाने वाली 30 ट्रेनों को रद्द कर दिया। कई ट्रेनें घंटों देर से चली। बिहार के अलावा यूपी के अलीगढ़, मथुरा और बुलंदशहर जैसे जिलों में भी विरोध प्रदर्शन हुआ।
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कई जिलों से प्रदर्शन की तस्वीरें आई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उग्र प्रदर्शनकारियों ने रेल की पटरी उखाड़ दी और जमकर उत्पात मचाया। सबसे पहले प्रदर्शनकारियों ने बिरला नगर रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की। उसके बाद बड़ी संख्या में युवा ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। यहां भिंड, इंदौर, रतलाम इंटरसिटी और बुंदेलखंड एक्सप्रेस में तोड़फोड़ की गई। यार्ड में रखी ट्रेनों पर भी जमकर पत्थर बरसाए। कई ट्रेनों के शीशे पूरी तरह टूट गए। हालात देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द किया गया। अप और डाउन दोनों दिशाओं में ट्रैक को बंद किया गया। उत्पात की तस्वीरें हरियाणा के पलवल से भी आई। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया और 5 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जिला कलेक्टर के आवास पर उत्पात भी मचाया गया। आगजनी भी हुई। काबू पाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी, लेकिन तब तक पुलिस वाले घायल हो चुके थे। देखिए। कुमार महेश जी, क्या हुआ है? भाई चला रहे पत्थरबाजी हो रही थी, सर में लगी। किन लोगों ने पत्थरबाजी की? ये जो डेमोस्ट्रेशन कर रहे थे यहाँ पे। कौन लोग थे? ये वो कोई 4 साल में फौज में लगाते हैं ना, 4 साल के लिए वो लड़के थे। जो नई योजना आई है? हाँ, नई योजना, उसी का विरोध था? हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ पर थे? मैं यही था, अच्छा, पुलिस टीम के साथ था। तो कहाँ पर चोट लगी आपको? सर में लगी है, पीछे पत्थर लगा। जो खुद सैनिक बनने के इच्छुक हैं, उन्हें सिपाही को इस तरह से घायल करके क्या मिला? वर्दी के लिए आंदोलन कर रहे हैं और वर्दी वालों पर पथराव, ट्रेन में आग लगा देना, पटरियों को उखाड़ना, बसों को तोड़ना, आसपास के लोगों को आतंकित करना, ये प्रदर्शन का कौन सा तरीका है? किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के हिंसक प्रदर्शन की जगह नहीं होनी चाहिए। संवाद के जरिए भी मसले का समाधान खोजा जा सकता है या अपने हिस्से का विरोध प्रदर्शन जताया जा सकता है और भी तरीकों से, लेकिन इस तरह की गुंडई करके, अराजकता करके आंदोलन को खराब किया जाता है। और इसीलिए फिर कई आलोचक कहते हैं कि कोचिंग माफिया की शह पर या कुछ विरोधी पार्टियों की शह पर इस तरह का आंदोलन हो रहा है, तो पूरे आंदोलन पर, उसकी वैधता पर सवाल उठने लगता है। सरकार को भी इस पर पहल के लिए सोचना चाहिए और युवाओं को भी समझना चाहिए। सरकार को युवाओं के मन में जो आशंकाएं हैं, जो प्रश्न हैं, उनका खुलकर और सामने आकर और तसल्ली बख्श ढंग से जवाब देना चाहिए। हमने देश भर से आई कमोबेश हर तस्वीर को दिखाने की कोशिश की। अब जरा युवाओं की मांग को भी सुन लेते हैं। आखिर इस तरह के प्रदर्शन की नौबत कैसे आई? देखिए, सबसे पहले तो हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये टीओडी जो है वो वापस ले ले, क्योंकि इसमें देखिए मेरा लास्ट एज है। सरकार एक इंच कम रहता है तो हम लोग को छाड़ देता है कि बाहर जाओ, है नंबर 1 नंबर कम रहता है तो बाहर जाओ। और ये कैसे हो सकता है कि इतना दिन इंतजार किए रिटर्न के लिए और रिटर्न कैंसिल है। मेरा एज खत्म हो गया, मेरा 21 साल है, 23 बरस हुआ, क्या करें हम? यहाँ पे मोदी बाद में हम लोग किसे नौयत क्या करेगा? तब से लागू हुआ, तब से कम से कम 100 कौन होगा? मोदी होगा जिम्मेदार, मोदी सरकार है। 3 साल सी किए हैं और ये सरकार 3 साल से भर्ती टाल रही थी। कोरोना काल कर और जो किए नहीं था। कोरोना काल में हम लोग ये तो बोले थे कि सीधे हम लोग ये बोले थे कि इनको 2 साल की छूट देना चाहिए और सरकार उल्टे क्या की है, 2 साल और माइनस तो कर दी है। ये कहाँ का न्याय है? सरकार सीधी वो अपनी बात थोप रही है हम लोग के ऊपर। ये समझ आ रहा है कि जिस उत्साह की बात सरकार कर रही थी वो कम से कम सड़कों पर तो नजर नहीं आ रहा। युवा सेना की नौकरी को सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा या कौशल विकास नहीं, बेहतर रोजगार के मौके की तरह भी देखते हैं। रोजगार के मौके इस देश में कितने हैं, इस पर अगर अलग से ललन टॉप शो किया जा सकता तो घंटों, महीनों, दिनों तक हो सकता था। इसीलिए युवा 4 साल बाद समाज में लौटने को लेकर असहज हैं, क्योंकि रोजगार को लेकर चीजें स्पष्ट नहीं है, तय प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया होती है तो समयबद्ध ढंग से उसका पालन नहीं होता और सूचना को लेकर पूरी पारदर्शिता नहीं होती। और सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि पुरानी भर्तियों का क्या होगा। ग्वालियर में प्रदर्शनकारी युवा की बात सुनिए। जिस प्रकार जो चुनाव के नतीजे हैं सर, इनको जल्द से जल्द शाम तक चाहिए। उसी प्रकार आर्मी का रिजल्ट, एयरफोर्स की इनरोलमेंट और एयरफोर्स का रिजल्ट 2 साल से सर इंतजार करा रहे हैं। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया और अब अंत में जाके कह रहे हैं कि परीक्षा परिणाम रद्द कर दिए गए। जो परीक्षा कराएंगे सर, उनका परिणाम जल्द से जल्द निकाला जाए, हमारी ये सरकार से निवेदन है सर। और अभी भी कोई भी बड़ा हमारी बस आश्वासन दिया जा रहा है, कोई बात सुनने या उसका परिणाम हल निकालने की कोशिश नहीं की जा रही है। चुनाव तय समय पर हो जाता है तो फिर भर्तियां क्यों नहीं? 15 जून के ललन टॉप शो में हमने अग्निपथ योजना पर बात की। उस शो में हमारे दर्शक विपिन कुमार ने इससे जुड़ा कमेंट किया। लिखा कि सर आपने एक पॉइंट मिस कर दिया।
एयरफोर्स की 2 वैकेंसी पेंडिंग है। एक का 2019 में नोटिफिकेशन आया, उसमें 20 साल सर्विस पीरियड मेंशन था। उस वैकेंसी का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी रिटन, फिजिकल, मेडिकल और एक PSL यानी प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट आ चुकी थी, सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी। हमारा क्या होगा? यही वो सवाल और चिंताएं हैं जो युवाओं को सड़कों पर ले आई हैं। सरकार की तरफ से ये क्लियर नहीं किया गया कि पुरानी भर्तियां जैसे एयरफोर्स में एयरमैन की, उनका क्या होगा, क्योंकि चाहे थल सेना के सैनिक हों या फिर जल सेना के सेलर या एयरफोर्स के एयरमैन, अब सभी की भर्तियां अग्निपथ योजना के तहत की जाएंगी। ऐसे में क्या युवा ये मान लें कि जो भर्तियां पेंडिंग थी वो कैंसिल हो गई, या फिर सरकार की तरफ से इस पर स्थिति साफ की जाएगी? क्योंकि ये सवाल उन लाखों छात्रों का है जो 12वीं के बाद एयरफोर्स के ग्रुप X और Y में भर्ती होने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। साल 2020 और 2021 की भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई। इसकी वजह से ये छात्र सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन चलाकर जल्द से जल्द रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट जारी करने की मांग बीते कई दिनों से कर रहे थे। अब पहले इसे समझ लीजिए कि ग्रुप X और Y की भर्ती क्या होती है। इन ग्रुप्स के कर्मचारियों को एयरमैन कहा जाता है। एयरफोर्स की ओर से साल में 2 बार इनकी भर्ती के लिए परीक्षा कराई जाती थी, जो कि हर साल जनवरी और जुलाई में आयोजित होती थी। जनवरी में होने वाली परीक्षा को इनटेक 1 और जुलाई में होने वाली परीक्षा को इनटेक 2 कहते थे। ग्रुप X में एयरमैन टेक्निकल ट्रेड का काम करते थे, जबकि Y ग्रुप में नॉन टेक्निकल काम। भर्ती की पूरी प्रक्रिया केंद्रीय वायुसैनिक चयन बोर्ड यानी CASB की तरफ से पूरा किया जाता था। हमने इन दोनों भर्तियों का आधिकारिक स्टेटस जानने की कोशिश की। एयरफोर्स की वेबसाइट पर गए, जहां हमें लिखा मिला प्रशासनिक वजहों से दोनों भर्तियों का एनरोलमेंट और रिजल्ट इसमें देरी हुई है। कैंडिडेट अपने ईमेल और CASB की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखें। ये आखिरी अपडेट 31 मई का है। सरकार की तरफ से इस पर कोई नई प्रतिक्रिया नहीं आई। सरकार की तरफ से यही संकेत है कि अब जो भी होगा अग्निपथ के मार्फत होगा। इसका मतलब क्या ये है कि चल रही भर्तियां भी रद्द होंगी? इस पर सरकार शांत है। बोलना चाहिए, बात स्पष्ट रखनी चाहिए। अब आते हैं कुछ सीधे सवालों पर। अग्निवीरों की भर्ती कब शुरू होगी? सरकार ने कहा कि अग्निवीरों की भर्ती ऐलान से 90 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगी। 6 महीने के भीतर पहले चरण के अग्निवीर ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाएंगे। सेना में तकरीबन 40,000, नौसेना में 3,000 और वायुसेना में 3,500 अग्निवीरों को लिया जाएगा। एक और सवाल, अग्निवीरों की पढ़ाई का क्या होगा? अग्निवीर एक वॉलंटियर स्कीम है, अर्थात इसमें कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से शामिल होगा। वो नियमित शिक्षा या सेना में करियर में से एक को चुनेगा। सीधी भर्ती में भी सेना में इस उम्र के युवा शामिल होते हैं। ये बात साफ है कि सेना जैसे फुल टाइम पेशे के साथ पढ़ाई जारी रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और 4 साल बाद सेना से लौटकर पढ़ाई दोबारा शुरू करना भी मुश्किल होगा। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का वक्तव्य आया कि वो 3 साल का स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम लेकर आएगा। जो कौशल अग्निवीर अपनी सेवा के दौरान हासिल करेंगे उसे ये डिग्री प्रोग्राम मान्यता देगा। इसके लिए सेना, नौसेना और वायुसेना इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के साथ एक MOU साइन करेंगे। इसके अलावा अग्निवीरों को एक स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और नई शिक्षा नीति के तहत क्रेडिट पॉइंट्स जो आगे की पढ़ाई में काम आएंगे। क्रेडिट पॉइंट वाला ये सिस्टम कैसे काम करेगा, ये आने वाले समय में मालूम चलेगा। अग्निवीरों के चलते रेजिमेंटल सिस्टम पर भी क्या असर पड़ेगा, इसका भी जवाब जान लीजिए। रेजिमेंटल सिस्टम थल सेना में है और वहां भी सिर्फ कुछ रेजिमेंट ऐसी हैं जहां किसी एक क्षेत्र या समुदाय के लोगों को लिया जाता है। मिसाल के लिए गोरखा या जाट। 80% रेजिमेंट्स पहले से ऑल इंडिया ऑल क्लास हैं और इनका प्रदर्शन उम्दा रहा है। फिर अनुशासन या बहादुरी के मामले में अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले सैनिक या सेवा में कम साल बिताने वाले सैनिक 19 साबित हुए हों, ऐसा कोई उदाहरण अब तक नहीं रहा है। फौज में अब तक उत्तर भारत और पहाड़ी इलाकों का बोलबाला रहा। अब देश के सभी इलाकों को बराबर मौका मिलेगा। यह भी संभव है कि सिंगल क्लास रेजिमेंट्स में संबंधित क्षेत्र या समुदाय वाले अग्निवीरों को भेजा जाए। ऐसे में रेजिमेंट की अलग संस्कृति और ऐतिहासिक गौरव पर आंच नहीं आएगी। एक और अहम सवाल, अग्निवीरों के चलते सेना में अनुभव की क्या कमी हो जाएगी? सेना में स्पेशलिस्ट पद जैसे एक अनुभवी राइफलमैन, तोपची या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस क्रू को तैयार करने में 7 से 8 साल तक का समय लगता है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि 4 साल बाद स्थायी काडर में रह जाने वाले अग्निवीर ही आगे चलकर स्पेशलिस्ट बनेंगे। अग्निपथ योजना के बाद भी स्पेशलिस्ट तैयार करने में सेना उतने ही संसाधन खर्च करेगी। साथ में सेना का यह भी मानना है कि स्पेशलिस्ट अपने से कनिष्ठ अग्निवीरों को ग्रूम करते रहेंगे। सेना 1:1 का रेशियो चाहती है, एक युवा सैनिक पर एक स्पेशलिस्ट अनुभवी सैनिक। ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमने आपको दिए। ऐसे ही कई सवाल बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर पूछे थे। वरुण लगातार इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं और विपक्ष वो भी हमलावर है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया,
लिखा न कोई रैंक, न कोई पेंशन, न 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, न 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए। प्रधानमंत्री जी। विपक्ष के बयानों पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। सेना की पृष्ठभूमि वाले राज्यवर्धन सिंह राठौर को सुनिए। सभी युवा साथियों से मेरी अपील है कि सेना की जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट योजना है उसको सबसे पहले समझ लें। ये आपके लिए और देश के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है। मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो अभी जितना भी रिक्रूटमेंट होता है उससे कई गुना ज्यादा संख्या में रिक्रूटमेंट होगा, यानी आपको अवसर और ज्यादा मिलेंगे सेना में जाने के। दूसरा, हर 4 में से एक व्यक्ति को सेना में 15 साल और कम से कम नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तीसरा, जो बाहर भी जाएंगे, आप देखिए 24 साल की उम्र में आपके आसपास कौन सा ऐसा युवा है जो 20 लाख रुपए कमाकर 24 साल की उम्र का हो। और यही नहीं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, इन सब के अंदर आपको नौकरी करने के लिए प्राथमिकता मिलेगी। सरकार की तरफ से युवाओं से शांत रहने और किसी के बहकावे में न आने की अपील की जा रही है, मगर युवाओं के आक्रोश की वजहें और भी कई हैं। दरअसल सैनिक जनरल ड्यूटी में भर्ती के लिए उम्र का दायरा 17.5 साल से 21 साल का होता है, यानी युवा के पास उसकी जिंदगी के सबसे अहम 3.5 साल, जब वो सेना में भर्ती का सपना पूरा कर सकता है। पर हुआ क्या? 2020-21 में 97 भर्ती रैली होनी थी, हुई सिर्फ 47, उसमें भी सिर्फ 4 में सामान्य प्रवेश परीक्षा हुई। 2021-22 में 47 भर्ती रैली की बात हुई, लेकिन हुई सिर्फ 4, एक भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ। 2 साल लगातार कोरोना के नाम पर सेना भर्ती रोक दी गई, जबकि इसी दौरान देश में 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो गए। 3.5 साल जिनके पास थे भर्ती के, उनमें से 2 साल तो कोरोना के नाम पर सेना भर्ती नहीं हुई। और अब फिर जब अग्निपथ योजना सरकार लॉन्च करती है तो फिर से उम्र का दायरा 17.5 साल से 21 साल ही रखती है। मतलब जिनके 2 साल बेकार गए, उन्हें 2 साल ओवर एज होने पर कोई रियायत नहीं, उनके लिए योजना में कुछ नहीं रहा। अग्निवीर 4 साल देश सेवा करने के बाद पेंशन के हकदार नहीं होंगे, इस पर भी युवाओं के कुछ सवाल हैं। आप लोग बताइए कि ये कहाँ तक जायज है? नेता लोग, जो भी सांसद, जो भी हमारे विधायक होते हैं, एक बार वो सांसद या विधायक बनते हैं तो उनको आजीवन पेंशन मिलता है, और जबकि हमारे जो देश के जवान है, जो भारत माता की रक्षा करते हैं, शहीद होते हैं, अपने मुल्क के लिए जीना मरना एकदम पसंद करते हैं, एकदम मतलब कि जी जान देने के लिए हाजिर रहते हैं। उनका जो है, उनका पेंशन नहीं होगा, उनका लाइफ सिक्योर नहीं रहेगा। तो ऐसी सरकार का हाय है, ऐसी सरकार बायकॉट होना चाहिए। युवा पूछते हैं कि अग्निवीर सैनिक को पेंशन नहीं देना है तो सदन में बैठने वाले सदन वीरों मतलब विधायकों और सांसदों को पद चले जाने के बाद भी पेंशन क्यों मिलती है? 2020 में लगाई गई एक आरटीआई से पता चला कि लोकसभा के 3,580 पूर्व सांसदों को भी पेंशन दी जा रही है। 268 पूर्व सांसदों के निधन के बाद उन पर आश्रितों को पेंशन दी जा रही है। राज्यसभा के 508 पूर्व सांसद पेंशन पा रहे हैं, जबकि राज्यसभा के 219 पूर्व सांसदों के आश्रितों को पेंशन दी जा रही है। 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक देश में जहां पूर्व सांसदों की पेंशन पर हर महीने 58 करोड़ खर्च हो रहे हैं, तो 2018-19 में पूर्व सांसदों की पेंशन पर खर्च बढ़कर 70 करोड़ 50 लाख रुपए प्रति महीना हो गया। साल का हिसाब आप खुद लगा लीजिए कितना पैसा जा रहा है। और इस पर तुर्रा यह भी कि हमारे देश में कोई नेता विधायक भी रहे और सांसद भी, तो पूर्व विधायक और पूर्व सांसद दोनों की पेंशन पाता है। विधायक अगर सांसद बन जाए तो सांसद होने की सैलरी भी पाता है, पूर्व विधायक होने की पेंशन भी। यूपी, एमपी और राजस्थान समेत कई राज्य हैं जहां पूर्व विधायक 8-8 कार्यकाल तक की पेंशन पा रहे हैं। जब युवा इस तरह के तुलनात्मक सवाल पूछते हैं तो जवाब सरकार के नुमाइंदों से देते नहीं बनता। हमारा फिर भी मानना है कि आज जिस तरह के हिंसक प्रदर्शन हुए उसे किसी भी तर्क के जरिए सही नहीं ठहराया जा सकता। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान देश का नुकसान है, मूर्खता है, अराजकता है, अपराध है। आप देशभक्त की भावना से सेना में जानना चाहते हैं तो कम से कम जो लोग ये सोच रहे हैं उन्हें देश की संपत्ति का, देश का नुकसान नहीं करना चाहिए। ये दिन की बड़ी खबर थी, युवाओं का मामला था। पहले कहा फिर कह रहा हूं, जहां भी युवाओं का मामला होगा लल्लन टॉप उनकी आवाज बनेगा। अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी कांग्रेस के खेमे से। हम जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता आला कमान के प्रति वफादारी का प्रदर्शन करते हुए
ईडी के खिलाफ केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल से चौथे दिन पूछताछ जारी है। 15 जून को भी राहुल से तकरीबन 10 घंटे पूछताछ हुई। राहुल ने एजेंसी से निवेदन किया कि उन्हें 20 जून को भी बुलाया जाए। दर्शक जानते हैं कि ईडी यंग इंडियन लिमिटेड और एसोसिएट जर्नल्स के बीच लेन देन के साथ डोटेक्स मर्चेंडाइज की भूमिका पर भी जांच कर रही, क्योंकि इस कथित रूप से इस डील में कंपनी ने यंग इंडियन को 1 करोड़ का कर्ज दिया था और फिर इसी पैसे का इस्तेमाल एसोसिएट जर्नल्स को खरीदने के लिए किया गया। अपने पहले परिवार को घिरता देख कांग्रेस के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे हैं देश भर में, उसकी तस्वीरें आती हैं। इससे इतर आज कांग्रेस सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मिले। नेताओं ने शिकायत की कि उनके और उनके नेताओं के साथ 13, 14 और 15 जून को दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की। इन नेताओं ने नायडू को दिए शिकायती पत्र में यह भी कहा कि 15 जून को दिल्ली पुलिस 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस के दफ्तर में घुस आई और इस दौरान निर्वाचित सांसदों, पत्रकारों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। कांग्रेस की तरफ से घटना के वीडियो फुटेज मुहैया कराए गए। पार्टी का कहना है कि केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम, शक्ति गोहिल, प्रमोद तिवारी और जेबी माथुर के साथ बदसलूकी के बाद इलाज की जरूरत पड़ी। कई सांसदों को अलग अलग पुलिस थानों में भी बिना कारण 10-10 घंटे बिठाया गया। ये उनके विशेषाधिकार का हनन है और इस पर लोकसभा और राज्यसभा को संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तो एक तरफ चिट्ठी पत्री, दूसरी तरफ मैदान पर विरोध तेज करने की कोशिश। दिल्ली में पुलिस का बंदोबस्त सख्त था, बावजूद इसके वाटर कैनन के इस्तेमाल की नौबत आई। पंजाब और केरल में भी यही हुआ। पुदुचेरी में भी पुलिस ने कम से कम 300 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हैदराबाद में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आग लगाई। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन तक मार्च निकालने की कोशिश की और इस दौरान डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया जैसे नेताओं को हिरासत में लिया। गुजरात में चुनाव करीब हैं तो यहाँ पार्टी के सभी विधायक और वरिष्ठ नेता गांधीनगर में चल रहे प्रदर्शन में शिरकत करने पहुंचे। 15 जून को कांग्रेस कार्यालय पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन तेज किया और दिल्ली पुलिस उसने भी कमर कस ली। उसने अज्ञात कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिसकर्मियों पर हमला करने, ड्यूटी पूरी करने से रोकने और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज कर लिया। कांग्रेस के आरोप पर भी दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखा। फोर्स का कहना है बल प्रयोग नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पुलिस पर फेंकने शुरू किए, पुलिसकर्मियों को धक्का दिया। दूसरी तरफ पुलिस अवैध रूप से इकट्ठा होने के आरोप में लोगों को हिरासत में लेना चाहती थी और इसी दौरान धक्का मुक्की हुई, लेकिन फोर्स ने पार्टी कार्यालय में प्रवेश नहीं किया। कांग्रेस नेताओं की शिकायत को दिखवाया जा रहा है। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। 15 जून को अदालत में पदस्थ जस्टिस एम.आर. शाह को हिमाचल प्रदेश में दिल का दौरा पड़ गया। बेहतर इलाज के लिए हवाई रास्ते से नई दिल्ली लाया गया। जस्टिस शाह इससे पहले पटना और गुजरात हाई कोर्ट में पदस्थ रहे हैं। इंडिया टुडे के लिए संजय शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन इस बाबत केंद्रीय विधि मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना भी लगातार इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं। अगली सुर्खी ये जुड़ी है मराठी अभिनेत्री केतकी चितले से। केतकी चितले को अगर आप उनके अभिनय के लिए नहीं जानते तो अगले परिचय से जान जाएंगे। केतकी चितले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद से जेल में हैं। एनसीपी समर्थकों ने इस पोस्ट को अपमानजनक माना। मामले दर्ज हुए और 14 मई 2022 को केतकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1 महीने से ज़्यादा बीत चुका है लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आई। निचली अदालतों से बेल नहीं मिली। हाईकोर्ट गई, बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण में, जहां अगले हफ्ते सुनवाई होगी। पर आज खबर आई कि केतकी को बेल मिली, इस मामले में नहीं, एक दूसरे मामले में। यह मामला क्या है? मार्च 2020 का, जब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने फेसबुक पर बौद्ध धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में केतकी के खिलाफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। पर यहां भी एक ट्विस्ट है। क्या है ट्विस्ट? इस मामले की याद महाराष्ट्र पुलिस को मई 2022 में आई। 14 मई को पुलिस ने केतकी को गिरफ्तार कर ठाणे सेंट्रल जेल भेजा। इसलिए 2020 वाले मामले में पुलिस ने फिर केतकी को ठाणे सेंट्रल जेल से गिरफ्तार किया और इसी मामले में अभी केतकी को बेल मिली है। लेकिन पोस्ट वाले, शरद पवार वाले मामले में 2 दर्जन से ज़्यादा एफआईआर हैं और उसको लेकर अभी उन्हें राहत नहीं मिली है। इसको लेकर अब भाजपा सहिष्णुता और असहिष्णुता की डिबेट को अपने हिसाब से आगे बढ़ा रही है। अलग अलग राज्य, अलग अलग मामले, तमिलनाडु, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आप राज्य चुनिए, आपको सरकारों का पक्ष मिल जाएगा और विपक्ष का वहाँ पर सहिष्णु रवैया भी। पर बात क्या है? बात यह है कि केतकी के साथ साथ 23 साल के फार्मेसी के छात्र निखिल भामरे भी ट्विटर पर पवार के खिलाफ लिखने को लेकर गिरफ्त में है और वो भी अब तक जेल में है। देश भर में ऐसा ही चल रहा है। चौथी सुर्खी, इसका संबंध 10 जून को यूपी में हुई हिंसा और फिर उसके बाद प्रशासन द्वारा आरोपियों के घर ढहाने से है। प्रशासन का कहना था कि निर्माण अवैध थे इसलिए ढहाए गए। आरोपियों का कहना था उनके घरों को गैरकानूनी तरीके से गिराया गया।
इस पर जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई हुई इस पर आज। न्यायालय ने कहा तोड़फोड़ की कार्रवाई तय कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हो। न्यायालय ने यूपी सरकार को 3 दिन का समय देकर यह स्थापित करने को कहा कि हाल में हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई विधि सम्मत थी, इसको स्थापित करिए। यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा इस मामले में प्रभावित पक्ष को सामने आना चाहिए था, न कि जमीयत को। जमीयत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। सभी तर्क सुनने के बाद जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने प्रशासन को कार्रवाई रोकने संबंधी कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया। मौखिक रूप से इतना जरूर कहा कि चूंकि नोटिस जारी कर दिए गए हैं, इसलिए प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि कोई अप्रिय घटना ना हो। ये था आज के ललन टॉप शो। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।